वालेकुम एवरीवन, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर विद मेहर पर वेलकम कहती हूँ। आज जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं वो है थीम्स जनरली एम्प्लॉयड इन पोएम्स ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ। क्लियर? विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम्स में कौन कौन से थीम्स थे तो वो आज डिस्कस करते हैं। द बेनिफिशियल इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर। In Wordsworth's poetry, nature is benevolent force. It has a beneficial influence on the human mind. According to Wordsworth, all manifestations of the natural world provoke noble, elevated thoughts and intense feeling in those who view them. ठीक है, इन्होंने अपने राइटिंग में नेचर को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा बताया। उन्होंने कहा है कि जितनी भी मैनिफेस्टेशंस हैं वो नेचुरल वर्ड प्रोवोक करती है, वो एक बहुत अच्छी एलिवेटेड थॉट्स प्रेजेंट करती है, इंटेंस फीलिंग रखते हैं वो लोग जो कि नेचुरल वर्ड को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं या उसको उस तरह से देखते हैं। ठीक है, फ्रॉम द हाईएस्ट माउंटेन टू द टाइनीएस्ट फ्लावर, all of the nature contributes to men's intellectual and spiritual growth. ठीक है, उन्होंने कहा है कि कोई बहुत बड़े पहाड़ से लेकर छोटे से छोटा फूल उस तक भी ना, जो नेचर है ना, जो कुदरत है, वो इंसानी दिमाग, इंसान का जो इंटेलेक्ट है और उसकी जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है वो बहुत उसमें बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है, जो कुदरत है। ये उन्होंने अपनी पोएम्स में पहला थीम दिखाया है। ठीक है, individuals who have a positive relationship and are better able to relate to both the spiritual and social world. ठीक है, उन्होंने कहा कि उनका ये मानना था कि जिन जिन लोगों का नेचर के साथ बहुत पॉजिटिव रिलेशन होता है वो अपनी स्पिरिचुअल और सोशल वर्ल्ड दोनों को अच्छे तरीके से बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, Wordsworth writes in the prelude, a love of nature can lead to love of humanity. उन्होंने अपनी जो प्रील्यूड थी उसमें लिखा था कि जो नेचर का प्यार है, अगर किसी इंसान को कुदरत से प्यार है होगा तो वो ऑटोमेटिकली इंसानियत से भी उसका प्यार हो जाएगा, इंसानियत के लिए भी उसका जो हमदर्दी और प्यार का जज्बा है वो बन जाता है। ठीक है, ही इज he is of the opinion that people become selfish and immoral when they live in cities. उनका मानना ये था कि लोग जब शहरों में रहना शुरू कर देते हैं तो वो सेल्फिश और इमोरल बन जाते हैं। He depicts this Trojan of human empathy and nobility of spirit caused by artificial social conventions. ठीक है, as well as the dirt of city life in many of his poems, such as The Word is Too Much with Us, London in 1807, London in 1802 और इन 1807 एक्सेट्रा। ठीक है, उन्होंने ये चीज़ अपनी अपनी पोएम्स में काफ़ी ज़्यादा दिखाई। ठीक है, ये सिटीज़ के बारे में, जो सिटीज़ का जो बुराइयाँ थी सिटी के जो लोगों की, वो सब कुछ दिखाया उन्होंने अपनी राइटिंग में बताया। Wordsworth emphasizes that people who spend a lot of time in nature, such as laborers and farmers, are on the other hand keeps their spirit pure and noble. उनका मानना ये था कि जो लोग, यानी जो लेबर हैं या जो किसान हैं, वो जो ज़्यादातर टाइम अपना नेचर के साथ गुज़ारते हैं, तो उनकी जो स्पिरिट्स है, उनकी जो सोल है, वो बहुत प्योर होती है। वो बहुत नोबल स्पिरिट के मालिक होते हैं ऐसे लोग। क्लियर? नेक्स्ट उनका पॉइंट ये है, द पावर ऑफ ह्यूमन माइंड। वर्ड्सवर्थ अप्रिशिएटेड द ह्यूमन माइंड्स कैपेसिटी। वर्ड्सवर्थ ने ह्यूमन माइंड की जो दिमाग कैपेसिटी उसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया है। उनका मानना ये था कि इंडिविजुअल कैन ओवरकम डिफिकल्टीज। का मानना ये है कि इंसान जो है वो इजीली अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी डिफिकल्टीज को, अपनी जो डिस्कम्फर्ट है उनको ओवरकम कर सकता है, उनसे पीछा छुड़ा सकता है। किस चीज़ से? अपनी मेमोरी से, अपनी याददाश्त और अपनी जो ख्यालात हैं उसको इस्तेमाल करके वो इन चीज़ों से अपना पीछा छुड़ा सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द स्पीकर इन लाइन्स composed a few miles above Tinton Abbey in 1798 finds solace in nature, ठीक है, whereas
द लीस्ट गैदरर इन रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस। ठीक है, उसको तो उन्होंने जो उनकी टिंटन अबे है, ठीक है, उसमें उनको सुलेस इन नेचर उन्होंने फाइंड किया, जबकि जो रेजोल्यूशन और इंडिपेंडेंस है उसमें उन्होंने लीस्ट गैदरर को फाइंड आउट किया था। ठीक है, प्रिजर्व जॉयफुली इन द फेस ऑफ privation by using his own willpower. ठीक है, regardless of one's social position or upbringing, the mind's transformational power are open to all. Clear? उनका मानना ये था कि बेशक एक इंसान की अपब्रिंगिंग किसी एक एक सोशल पोजीशन में हुई है, लेकिन उसका जो माइंड है वो ट्रांसफॉर्मेशनल पावर रखता है हर चीज को एब्जॉर्ब करने के लिए, हर चीज को डील करने के लिए, हर चीज से। नेक्स्ट पॉइंट है इंडिविजुअलिटी एंड यूनिकनेस आर एम्फसाइज्ड इन अ डेमोक्रेटिक व्यू पॉइंट। ठीक है, तो उनका जो नेक्स्ट थीम था अपनी पोइम्स का वो ये है। Throughout his work, Wordsworth advocated for the individual's political, religious, and creative rights as well as the strength of his or her mind. Okay? वर्ड्सवर्थ के जो काम में वर्ड्सवर्थ ने अपनी राइटिंग में किसी इंसान, इंडिविजुअल मीन कि हर इंसान के बारे में उन्होंने बताया, उसकी पॉलिटिकल, रिलीजियस, क्रिएटिव राइट्स और उसकी जो दिमाग की जो स्ट्रेंथ है उस चीज को उन्होंने एडवोकेट किया था। उनके काम में यही चीज नजर आती है। Wordsworth discussed the relationship between mind and poetry in the prologue to Lyrical Ballad in 1802। उन्होंने जो रिलेशनशिप था बिटवीन माइंड और पोइट्री और जो दिमाग है उसके दरमियान जो रिलेशनशिप है उन्होंने अपनी जो प्रूलॉग थी उसमें बताया था लिरिकल बैलेड में, जो कि 1802 में पब्लिश हुई थी। पोइट्री इज फीलिंग, फीलिंग रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। ठीक है, दैट इज द माइंड कन्वर्ट्स रॉ इमोशंस इनटू पोइट्री दैट कैन बी एंजॉयड। उन्होंने कहा था कि पोइट्री का एक फ्लो में आनी चाहिए, जो अगर कोई किसी इंसान की अगर पोइट्री फ्लो में आपके माइंड में नहीं आ रही तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आपको बहुत ज़्यादा सोच के अगर पोइट्री लिखनी है तो वो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि एक राइटर के लिए पोइट्री का फ्लो में आना उसके दिमाग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये इन्होंने प्रोलॉग टू लिरिकल बैलेड में कहा था। नेचर इज इमेजिन्ड एज द सोर्स ऑफ द इंस्पायरिंग सब्सटेंस दैट सस्टेन्स द एक्टिव क्रिएटिव इंटेलेक्ट इन लेटर वर्क सच एज ओ डी इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी। ठीक है, उन्होंने अपनी जो बाद में एक उनका राइटिंग एक वर्क आया था जिसका जो थी ओडी इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी, उनमें उसमें उन्होंने बताया था कि जो नेचर है वो एक सोर्स ऑफ इंस्पायरिंग सब्सटेंस है। ठीक है, जो कि एक्टिव और क्रिएटिव इंटेलेक्ट को दिखाता है। ये उन्होंने अपनी लेटर राइटिंग में बताया था। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट, वंडर ऑफ चाइल्डहुड। चाइल्डहुड इज अ लवली मैग्निफिसेंट मोमेंट of innocence in Wordsworth's poetry. Children have a strong link with nature। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि जो बचपना है वो बहुत ही खूबसूरत और मासूम एक लम्हा होता है। ठीक है, उन्होंने अपनी पोइट्री में बताया और उनका कहना था, उनका मानना ये था, वर्ड्सवर्थ का मानना ये था कि जो बच्चे होते हैं उनका नेचर के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होता है, उनका लिंक बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, to the point that they appears to be a part of nature rather than the human and social world। उनका मानना ये था कि वो नेचर का हिस्सा होते हैं और जब ना कि इंसान और समाज का। ठीक है, वो नेचर का हिस्सा होते हैं। चिल्ड्रन हैव अ पैशनेट एंड एक्सट्रीम अटैचमेंट टू नेचर। ठीक है, बच्चों का बहुत ही एक पैशनेट नेचर के साथ अटैचमेंट होता है। दे आर ecstatic when they see a rainbow but terrified when they witness witness desolation or deterioration। ठीक है, तो उनका ये कहना है कि जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, एक्सट्रीम उनकी खुशी का इज़हार करते हैं जब वो कोई रेनबो देखते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा खौफ़ज़दा हो जाते हैं जब वो कोई तन्हाई में या ऐसी कोई चीज़ देखते हैं जिससे वो जैसे वीरानी वगैरह को देखें तो वो बहुत ज़्यादा खौफ़ज़दा हो जाते हैं। Wordsworth penned numerous poems in 1799 about a young girl named Lucy। ठीक है,
लूसी पे उन्होंने 1799 में काफ़ी ज़्यादा पोएम्स लिखी थी जो कि जिसकी डेथ हो चुकी थी। शी रिजाइड्स अमंग द अनट्रोडन वेज। एक ये पोएम थी शी रिजाइड्स अमंग द अनट्रोडन वेज इन 1800। उन्होंने 1800 में ये लिखी थी, पब्लिश हुई थी उनकी। एंड स्ट्रेंज बर्स्ट ऑफ डिजायर हैव आई नोन, जो कि 1800 में ही पब्लिश हुई थी। आर अमंग द पोएम दैट एक्सटोल हर ब्यूटी व्हाइल lamenting हर अर्ली डिमिस। ठीक है, उसके बचपन में वो बहुत जल्दी एज में फोत हो गई थी। Lucy, unlike the children who grow up and lose their connection on nature, end up leading unfulfilling lives, keep the innocence and magnificence of childhood in death। ठीक है, उनका उन्होंने कहा कि लूसी ने बाकी बच्चों की तरह बड़े होने होकर जो बड़े हो जाते हैं बच्चे, फिर उनका जो एक कनेक्शन होता है नेचर के साथ वो खत्म हो जाता है। उसने उस कनेक्शन को दूसरे बच्चों की तरह खत्म नहीं किया, बल्कि मौत को गले लगाकर उसने अपनी जो मासूमियत थी, इनोसेंस थी, उसकी जो जज्बा था, इस चीज को उसने जिंदा रखा। क्लियर है? By nature, according to the speaker, in the intimation of immortality because they have access to heavenly immortal world। ठीक है, चिल्ड्रन जो होते हैं उनका स्पीकर के अकॉर्डिंग चिल्ड्रन जो है वो नेचर को इंजॉय करते हैं, और इस चीज को जो वर्ड्स वर्ड हैं उन्होंने अपनी एक वर्क ओडी इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी में बताया है कि उनको एक्सेस होती है जन्नत की। मतलब वो दुनिया को, उनके लिए जो दुनिया है वो इमोर्टल उनको दिखाई देती है। ठीक है, और उनको वो जन्नत का मंजर नजर आ रहा होता है। बच्चे जो हैं वो नेचर में एक हेवनली फील कर रहे होते हैं। चिल्ड्रन लूज दिस लिंक एज दे ग्रो ओल्डर एंड मेच्योर। जब वो थोड़े मेच्योर होने लग जाते हैं, चाइल्डहुड से वो अडल्टहुड में जाते हैं, तो वो अपना इस लिंक को खो देते हैं। बट दे गेन द एबिलिटी टू फील इमोशंस बोथ गुड एंड टेरेबल। ठीक है, फिर उनके अंदर एक जज्बा, एक अच्छी और बुरी चीज को डिफरेंशिएट करने के इमोशंस पैदा हो जाते हैं। ठीक है, थ्रू द स्ट्रेंथ ऑफ ह्यूमन माइंड, particularly memory, adults can recollect the passionate connection to the nature of their youth। Clear? Through the strength of the human mind, particularly memory, adults can recollect the passion connection to the nature of their youth। ठीक है, लेकिन वो कहता है कि इंसान का जो दिमाग है या उसकी जो याददाश्त है, उस चीज़ से अडल्ट जो है वो अपने ये यादें दोबारा नेचर की ताज़ा कर सकते हैं। ठीक है, ये क्लियर है आपको? ये सारे थीम्स थे इसके, विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम्स के थीम्स थे। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। एंड अगर आप